पुरानी रंजिश का चौंकाने वाला पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, जहाँ की तहजीब और अदब की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, लेकिन इसी शहर की एक ऐसी खौफनाक और रूह कपा देने वाली दास्तां आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई आज के दौर में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची है या नहीं। यह कहानी है सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, बल्कि यह कहानी है ताकत के नशे, सियासती रसूख और एक बेबस पिता के उन आंसुओं की जिनकी कीमत इस सिस्टम के सामने शायद कुछ भी नहीं है। एक हंसता हुआ खेलता परिवार चंद सेकंड में मातम के अंधेरे में डूब जाता है। तो कैसा महसूस होता है, यह आज आप इस कहानी के जरिए महसूस करेंगे। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो राज आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका यह एक ऐसा इलाका है जहाँ आम मध्यम वर्गीय परिवार अपने रोजमर्रा के संघर्षों के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसी इलाके में जमीर खान नाम का एक सीधे साधे इंसान रहते हैं। जमीर खान की एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी। सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी दुकान पर पसीना बहाते ताकि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकें, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा सकें। जमीर खान की दुनिया उनके बच्चे में बसती थी, खासकर उनके 13 साल के छोटे बेटे अनस खान ने। अनस 7वीं क्लास का एक बेहद ही होनहार चंचल बच्चा था। उसकी उम्र थी क्या ही मजहब, 13 साल में उम्र जो बच्चे दुनियादारी चालाकियों से कोसों दूर होते हैं, उनके लिए उनके दोस्त, उनके खिलौने और स्कूल की उनकी पूरी दुनिया होती है। अनस के चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी, पूरे घर में उसकी खिलखिलाहट गूंजती रहती। जमीर खान जब रात को थके हारे अपनी दुकान से घर लौटते तो उसको देखकर उनकी सारी थकान मिट जाया करती थी। उन्हें क्या पता था कि उनके इस प्यारे से बेटे को किसी की ऐसी काली नजर लगने वाली है जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर देगी। लेकिन कहानी यहाँ से एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है। यह बात किसी को नहीं पता थी कि एक मासूम सी दिखने वाली बच्चों की बर्थडे पार्टी असल में खूनी साजिश का अखाड़ा बनने वाली थी। महीना था मार्च का। उनका उनका जो अनस का खुद का जन्मदिन 28 फरवरी को आता था, लेकिन परिवार ने उसका जन्मदिन नहीं मनाया था। कारण बहुत ही पवित्र और सीधा था। पवित्र रमजान का महीना करीब था और अनस ने रोजा रखा हुआ था। 13 साल का बच्चा जो इतनी शिद्दत से अपनी इबादत करता था, उसके लिए परिवार ने सोचा कि रोजे के बाद अच्छे से खुशियां मनाएंगे। मार्च का दिन था। सुबह से ही घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। अनस ने सहरी की थी और वह रोजे से था। उसकी माँ शाम के इफ्तार की तैयारियों में जुटी हुई थी कि आज उसका बेटा इफ्तार में अपनी पसंद की चीजें खाएगा। दोपहर के करीब 3:30 बजे थे। घर से बाहर एक कार आकर रुकती है। उस कार में अनस के कुछ स्कूल के दोस्त थे और साथ में एक ड्राइवर भी था। अनस के दोस्तों ने उसे बताया कि आज उनके एक दोस्त नवनीत का जन्मदिन है, उसी की पार्टी में जाने के लिए उसे लेने आए हैं। अनस बहुत खुश था। बच्चों को बर्थडे पार्टी का नाम सुनकर वैसे भी बहुत उत्साह होता है। उसने अपने पिता जमीर खान से उस पार्टी में जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन जमीर खान का दिल ना जाने क्यों गवाही नहीं दे रहा था। एक पिता का दिल अक्सर किसी अनहोनी को पहले ही भांप लेता है। जमीर खान ने उसको प्यार से समझाया कि बेटा, तुम रोजे से हो, तुम्हें कमजोरी महसूस होनी होगी, दिन भर भूखे प्यासे रहना है, तुम पार्टी में जाकर क्या करोगे, तुम मत जाओ। लेकिन 13 साल का मासूम अनस अपने पिता ने जिद करने लगा। उनसे कहा कि पापा, वो मेरा दोस्त है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा। बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, इफ्तार से पहले मैं घर पर आ जाऊंगा। बच्चों की मासूम जिद के आगे अक्सर माँ बाप हार जाते हैं। जमीर खान ने भी भारी मन से उसे जाने की इजाज़त दी।
उन्होंने सोचा कि मोहल्ले के ही तो बच्चे हैं, कार से जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को वह अपने हाथों से तैयार करके घर से विदा कर रहे हैं, वह बेटा अब कभी अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं आएगा। इसके बाद जो होने वाला था वह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों के साथ अनस कार में बैठ गया था। वह उसे किसी आम घर में नहीं बल्कि इलाके के एक बेहद रसूखदार और ताकतवर परिवार के घर ले जाया जा रहा था। यह घर था संजीव त्रिपाठी। संजीव त्रिपाठी कोई आम इंसान नहीं थे। उनके भाई गुड्डू त्रिपाठी इलाके के बहुत बड़े गद्दावर और सत्ताधारी राजनीतिक दल के बड़े नेता रह चुके थे। इसके आम इंसान रसूख परिवार का उस पूरे इलाके में एक अलग ही खौफ और दबदबा था। सत्ता और ताकत का नशा इस परिवार के सिर पर चढ़कर बोलता था। यह पार्टी उसी संजीव त्रिपाठी के बेटे नवीन और गुड्डू त्रिपाठी के नाबालिग भतीजे के जन्मदिन की खुशी में रखी गई थी। शाम ढलने लगी थी। त्रिपाठी परिवार के घर में जश्न का माहौल था। टेंट लगे हुए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी और तेज आवाज में डीजे बज रहा था। इलाके में कई नामचीन चेहरे इस पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन इस चमकदार और जश्न के पीछे एक बहुत गहरी खौफनाक साजिश रची जा रही थी। अनस अपने दोस्तों के साथ उस पार्टी में मौजूद था और चुपचाप एक कोने में खड़ा था, क्योंकि वह रोजे से था और कुछ खा पी नहीं रहा था। उसे तो बस अपने दोस्त का केक काटने का इंतजार था, ताकि वह उसे मुबारकबाद दे सके। वापस अपने घर लौट आए, जहां उसकी माँ उसके लिए इफ्तार सजाए बैठी थी। सच्चाई इतनी शॉकिंग थी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि एक तरफ पार्टी में हंसी मजाक चल रहा था और एक दूसरी तरफ रसूख की आड़ में मौत का खेल होने वाला था। चश्मदीदों की माने तो पार्टी में सत्ता की हनक दिखाने के लिए हथियारों का खौफनाक दिखाया जा रहा था। संजीव त्रिपाठी और वो खतरनाक जानलेवा हथियार वहां मौजूद था। अब सवाल यह उठता है कि बच्चों की पार्टी में उस अनस चीज क्या काम यह सिर्फ दिखावे के लिए थी? फिर वह किसी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए ही वहां लाई गई थी। शाम के करीब 7 बज चुके थे। जमीर खान के घर में इफ्तार का समय हो गया था। माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उसका अनस अभी आता ही होगा। पिता जमीर खान के दिल की धड़कनें भी ना जाने क्यों तेज हो रही थीं। तभी अचानक से जमीर खान की पत्नी के फोन की घंटी बजती है। फोन अनस के बड़े भाई उसद ने उठाया। फोन के दूसरी तरफ से वो आवाज आई, उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। यह कॉल संजीव त्रिपाठी ने किया था। फोन पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक धमकी भरा लहजा था उस आवाज में। उसद ने कहा, तुम्हारा भाई लोग बंधु अस्पताल में है, जल्दी आ जाओ। यह बात सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन पर यह नहीं बताया गया कि क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और। सिर्फ यह कहकर फोन काट दिया गया कि वह अस्पताल में है। माँ से काम छूट गया। पिता जमीर खान बदहवास होकर अपने बड़े बेटे के साथ तुरंत लोग बंधु अस्पताल की तरफ दौड़े। रास्ते भर उनके मन में हजारों भयानक ख्याल आ रहे थे। वह बस यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरे बच्चों को महफूज रखना। लेकिन असल में जो हुआ वह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब जमीर खान और उनके परिवार बदवास हालत में अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। अस्पताल में त्रिपाठी परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ पुलिस थी और कुछ अनजान चेहरे। जमीर खान ने रोते हुए डॉक्टर और पुलिस से कहा कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, कहाँ है मेरा अनस। लेकिन पुलिस ने उन्हें काफी देर तक अंदर नहीं जाने दिया। एक बेबस पिता अस्पताल के बाहर अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए तड़प रहा था। कुछ देर बाद जब पुलिस उन्हें अंदर लेकर आई तो सामने स्ट्रेचर पर जो सफेद चादर बिछी थी उसे देखकर जमीर खान और उनकी पत्नी की चीखें अस्पताल में गूंज उठी। उस सफेद चादर के नीचे उनके 13 साल के लाडले अनस का जिस्म पड़ा था।
उसका वो मासूम चेहरा जिसे देखकर जमीर खान की दिन भर की थकान मिट जाया करती थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसके मासूम चेहरे पर एक ऐसा गहरा और अचूक घातक था जिसे पल भर में उसकी जान ले ली। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द दुनिया में और क्या हो सकता है कि वह अपने जवान जवान होते बच्चे का बेजवान शरीर अपने हाथों से उठाएं। उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिसने सुबह अपने बेटे को अपने हाथ से सहरी कराई थी और अब वह उसे कफन में देख रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस दर्दनाक वाक्य के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे मामले को खौफनाक साजिश में तब्दील कर दिया। जमीर खान का आरोप है कि जब वह अस्पताल में अपने बेटे के पास खड़े होकर खून के आंसू रो रहे थे, तभी रात के करीब 8 बजे संजीव त्रिपाठी की पत्नी यानी उस मुख्य आरोपी की मां का फोन जमीर खान की पत्नी के नंबर पर आता है। फोन भी अनस के बड़े भाई ने ही उठाया था। तो उस औरत ने फोन पर जो कहा वह सुनकर किसी भी इंसान का खून खौल उठेगा। बिना किसी अफसोस के एक बेहद ठंडे और घमंडी लहजे में कहा, जाकर देख लो कि तुम्हारा भाई जिंदा है या नहीं। क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? क्या ताकत और पैसे का गुरूर इंसानियत को इस कदर अंधा कर देता है कि एक मासूम बच्चे की जान जाने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं होता? जमीर खान जब अपने बेटे को गौर से देखते हैं तो उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है। उनके अनस के शरीर पर लगा वो गहरा घातक घाव एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। जमीर खान बिलखते हुए पुलिस से कहते हैं कि साहब, आप खुद सोचिए, कोई बच्चा अपने आप को इतना सटीक और जानलेवा नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? अगर यह हादसा होता, अगर गलती से होता तो नुकसान शरीर के किसी अन्य हिस्से पर होता, लेकिन वो अचूक बार यह साफ गवाही दे रहा है कि ये उसको पकड़ा था, उसे निशाना बनाया गया था और फिर बेरहमी से वह घातक वार दिया गया था। यह कोई हादसा नहीं साहब, यह एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी। यह बात पुलिस को भी पता थी, लेकिन पुलिस का रवैया कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। शुरुआत में थ्योरी यह थी कि बच्चों की पार्टी चल रही थी, वहां कोई खतरनाक हथियार रखा था, उसे बच्चे उस चीज के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक वह चल गया, जिससे वह एक्सीडेंट घटना में शामिल हो गई और अनस की जान चली गई। लेकिन जमीर खान और उनके परिवार के पास इस थ्योरी की धज्जियां उड़ाने के लिए कई अनसुलझे सवाल थे। सवाल नंबर 1, अगर यह एक्सीडेंट था तो त्रिपाठी परिवार का फोन भी सदस्य उनस अनस को लेकर अस्पताल क्यों नहीं आए? वो उसे वहीं फेंक कर क्यों भाग गए? सवाल नंबर 2 के अस्पताल पहुंचने के बाद त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने धमकी भरे अंदाज में फोन क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल, अगर बच्चों में कोई अनबन नहीं थी तो आखिर वह इतना सटीक और जानलेवा वार कैसे हुआ? इसलिए पर्दा उठता है और एक खौफनाक राज के सामने परिवार, खास तौर पर उसकी बड़ी अम्मी ने मीडिया के पुलिस के सामने एक ऐसी खुलासा किया जिससे यह केस की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने बताया कि यह कोई अचानक घटना नहीं हुई थी। उस रसूखदार परिवार के लड़के के बीच 1 साल पहले स्कूल में किसी बात को लेकर भयंकर लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि उसको वह स्कूल तक छोड़ना पड़ गया था। लेकिन वह रसूखदार परिवार के लड़के के मन में उस लड़ाई की आग अभी तक धधक रही थी। वह उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। जमीर खान ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समय पहले जब वह स्कूल की एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए थे तो वहां संजीव त्रिपाठी ने उन्हें सरेआम धमकी दी थी और कहा था कि वो उन्हें देख लेंगे। अब जरा सोचिए, हाथ जोड़कर देखिए कि एक पुरानी रंजिश की लड़ाई, बाप की धमकी और फिर अचानक एक दिन उसी लड़के का कार ले जाकर उसको घर में बुलाकर अपना एक प्लान साजिश की गई। इसका इशारा कर रहा था। परिवार का एक साफ गवाह का कहना था कि वह लोग पूरी प्लानिंग के तहत उनके अपने घर ले गए
जहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, सिर्फ वो 4 बच्चे थे। उन्होंने पहले अनस को घेरा और फिर उस 12-13 साल के लड़के ने अपने पिता के उसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करते हुए अनस पर वो जानलेवा और अचूक वार कर दिया। इसके बाद उन्होंने खुद ही इस पूरी घटना को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया ताकि वह कानून के शिकंजे से बच सकें। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगा। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजधानी लखनऊ में सत्ताधारी पार्टी से जुड़े एक नेता के घर में एक मासूम बच्चे की जान ले ली गई है। अगले दिन यानी 3 मार्च को जब पोस्टमार्टम के बाद उनका शव उनके घर पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। वह स्थानीय लोगों की आंखों में पुलिस ने के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डीजीपी साउथ निपुण अग्रवाल और एसीपी कृष्णनगर रजनीश वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने जमीर खान को समझाने में निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन एक बाप जिसे अपना जवान होता बेटा खोया हो, उसके दिल की आग इन खोखले आश्वासनों से कहाँ बुझने वाली थी। जमीर खान ने पुलिस अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर जो कहा वह हमारे समाज के मापदंडों पर बहुत बड़ा तमाचा था। उन्होंने बिलखते हुए कहा, साहब, अगर यही घटना उल्टी हुई होती, अगर मेरे बेटे के हाथों उस नेता के बेटे को कुछ हुआ होता तो क्या पुलिस 2 दिन तक सिर्फ जांच का नाटक कर रही होती? साहब, इस तरह तो मेरे घर पर पुलिस की फौज खड़ी होती, हमें डंडों से पीटा जा रहा होता और मेरे इस गरीब के आशियाने पर सरकार का बिल्डोजर चल चुका होता। आप लोग अब तक मुझे और मेरे पूरे परिवार को जेल में सड़ा चुके होते, लेकिन क्योंकि मारने वाला एक नेता का बेटा है, रसूखदार है, और आप इसे एक्सीडेंट केस बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कड़वा है पर सच है, जिससे हमारी सिस्टम कभी इनकार नहीं कर सकती। जब मुजरिम ताकतवर होता है तो कानून की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, और लगातार बढ़ते हंगामों और मीडिया के दबाव के बाद कृष्णा नगर थाने की पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने जमीर खान की शिकायत पर 6 लोगों को गिरफ्तार नामजद एफआईआर दर्ज की। इनमें 3 नाबालिग बच्चे शामिल थे, जिनमें से एक वह मुख्य आरोपी था जिससे वह घातक कदम उठाया था। इसके अलावा 3 वयस्क लोग भी नामजद किए गए, जिनमें वह नाबालिग आरोपी के माता पिता यानी संजीव त्रिपाठी और उनकी पत्नी को वह ड्राइवर शामिल था जो बच्चों को कार में लेकर गया था। पुलिस ने उस जानलेवा हथियार को भी अपने कब्जे में ले लिया जिससे उसकी जान गई थी। 4 मार्च को पुलिस ने घटना में शामिल उस मुख्य नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम थी। इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जैसे जुवेनाइल कोर्ट यानी बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, वहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस ने बाकी नाबालिग दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में वो रसूखदार का लड़का बार बार यही रटाया बयान दे रहा था कि वो सिर्फ अपने पिता के हथियार को चेक कर रहा था, वह उसे खेल रहा था और गलती से वह चल गया। लेकिन पुलिस की परफॉर्मेंस जांच और बैलिस्टिक रिपोर्ट के बिना यह तय करना नामुमकिन है कि वह हादसा था या सीधा निशाना लगाकर किया गया था। बौर एक बल्ब के लिए सोचा, देखिए, अगर यह वाकई एक एक्सीडेंट था तो क्या संजीव त्रिपाठी जैसे पढ़े लिखे और जिम्मेदार व्यक्ति को अपना जानलेवा हथियार बच्चों की पहुंच से इस तरह खुला छोड़ देना चाहिए था? क्या यह उनकी एक बड़ी और आपराधिक लापरवाही नहीं है? और अगर यह एक सोची समझी साजिश थी, जैसे कि परिवार आरोप लगा रहा है, तो 13 साल के उस बच्चे के दिमाग में इतनी जहर किसने भरा कि वह ऐसा
जघन्य अपराध करने में भी नहीं डरा। आज के दौर में बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह हथियार आ गए हैं। क्या सोशल मीडिया और ताकत के नशे में हमारे बच्चों की मासूमियत को पूरी तरह से निगल लिया है? आज उसका वह घर जहां सभी उसकी हंसी गूंजा करती थी, आज वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी माँ आज भी उस दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखती है, उस उम्मीद में कि शायद उसका बेटा अभी स्कूल से आएगा, अपना बैग फेंकेगा और कहेगा कि आ गया, कि भूख लगी है। लेकिन वह दरवाजा अभी कभी नहीं खुलेगा। अब उस घर के सभी कोई जन्मदिन नहीं मनाएगा जाएगा, कभी कोई केक नहीं काटेगा, सिर्फ आंसू होंगे, सिसकियां होंगी और एक कभी न जान खत्म होने वाली त्रासदी रही है। बल्कि यह हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चेतावनी है। जब बच्चों की महफिलों में गुब्बारों की जगह ऐसे घातक हथियार पहुंचने लगे, तब 13 साल के बच्चे के दोस्तों की जान लेने लगे, तो समझ लीजिए कि एक समाज के और आमतौर पर हम पूरी तरह से हार चुके हैं। हमारी परवरिश में, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रह गई है। हम बच्चों को एक ऐसी दुनिया दे रहे हैं जहां पैसे और रसूख के आगे किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। पुलिस की जांच अभी भी जारी है, कोर्ट में मामला चलेगा, शायद सबूतों और गवाहों के आधार पर कुछ लोगों को सजा भी मिल जाए। लेकिन क्या वह सजा उस जमीर खान के आंसुओं को पहुंच पाएगी? क्या वो सजा उस माँ के दिल को सुकून दे पाएगी जिसका बच्चा बिना इफ्तार किए ही इस दुनिया से भूखा प्यासा रुखसत हो गया? अनस तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सुलगते हुए सवालों को छोड़ गया है। वो सवाल जिनका जवाब इस रसूखदार सिस्टम को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी विशेष व्यक्ति को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको इस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराना जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। मेरा मकसद आपको जागरूक करना है। अगर आप एक माता पिता हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा कहाँ खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, कौन दोस्त है। वह दौर अब चला गया जब बच्चे माहौल में खेलते थे, सुरक्षित वापस आ जाते थे। आज इस डिजिटल और हिंसक दौर में अब कौन सा बच्चा हिंसक गेम्स खेलते खेलते या सोशल मीडिया की रील देखते देखते अपने ही दोस्त का दुश्मन बन जाए, यह कोई नहीं जानता। इसलिए सतर्क रहिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके मन की उलझनों को समझिए और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास पैसा या रुतबा है तो उसका घमंड बच्चों के दिमाग में मत भरिए। इन्हें इंसानियत सिखाइए। अगर आपको यह दिल दहला देने वाली और मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि क्या आपको लगता है इस मामले में उनके परिवार को कभी इंसाफ मिल पाएगा? पुलिस सत्ता के दबाव मुक्त होकर सही जांच कर पाएगी? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। खौफनाक केस के एक रहस्यमयी कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।